हाँ बेटा स्टार्ट किया था कौन सा? गवर्नमेंट बजट. फटाफट आंसर. What is budget? It is an annual statement which shows item wise receipts and expenditure made by the government in the period of one fiscal year. Please जोड़ बंद कर दो. Yes, what is budget? It is an annual statement which shows item wise receipts and expenditure made by the government in the period of one fiscal. खुद ही हो जाएगा. ठीक है. In the period of one fiscal year. ठीक है. इंडिया में बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है. अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स? 502. अप्रूव कौन करेगा? 251 प्लस. ठीक है. मतलब एटलीस्ट 252 आपके पास चाहिए. ठीक है. उसके बाद इन इंडिया बजट इज प्रिपेयर्ड एट ऑल लेवल. इट इज योर सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. इंडिया में कितने टाइप के बजट? सिर्फ एक टाइप का बजट. ठीक है. कौन सा? यूनियन बजट. उसके बाद बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं. अब तक टॉपिक नहीं पढ़ा था, आज बात करें बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट. मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर कर क्यों रही है? क्या ही दिक्कत है? जो चल रहा है चलने दो. ठीक है. साल भर. ठीक है. जो रिसीप्ट है रहने दो, जो एक्सपेंडिचर है रहने दो, जो इनकम आ रही है आने दो, जो खर्चा हो रहा है होने दो. अब गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती क्यों है? अब बहुत सारी चीजें हैं कि गवर्नमेंट को सबसे पहले डिसाइड करना होता है भाई साल भर में इनकम कितना और एक्सपेंडिचर कितना होगा. ठीक है. उसके बाद जब लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने खर्चा किया था तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी शायद छूट गई थी, और इस बार उन चीजों पे ध्यान देना. ठीक है. गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है, बहुत सारे रीजंस हैं उसके हिसाब से. अब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट. ठीक है. ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? अल्टीमेटली बजट प्रिपेयर करके गवर्नमेंट को मिलेगा क्या? पहला ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. अब बजट का हमेशा ये क्राइटेरिया होता है कि बजट को बैलेंस करना है. बैलेंस इज व्हाट? व्हेदर रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्सपेंडिचर. बजट के अंदर तीन पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बजटरी डेफिसिट. कौन कौन सा? सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट. सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट. व्हाट इज बैलेंस बजट? व्हेदर रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? अरे आंसर. रेवेन्यू इक्वल्स टू व्हाट? एक्सपेंडिचर. ये कौन सा बजट है? बैलेंस बजट. रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर. सरप्लस बजट. रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंडिचर. ठीक है. डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट के तीन और पार्ट्स. कौन कौन सा? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है. अब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट. तो बेटा ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब बेटा व्हाट इज अलोकेशन? डिस्ट्रीब्यूशन. रीअलोकेशन मतलब क्या? फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूशन. जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अलोकेट किया था, फॉर एग्जांपल बेटा मैं बात करता हूं बजट की, तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर 100 करोड़ गवर्नमेंट के पास आए हैं तो इसमें से 2 करोड़ एजुकेशन को देंगे, 2 करोड़ बाकी सुविधाओं में देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब गवर्नमेंट ने ये जो भी अलोकेट किया था माइट ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, तो इस साल जो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करेगी जो भी इनकम आया होगा उसके हिसाब से वापस क्या करेगी? एक्सपेंडिचर. तो जो इनकम आया है उसका वापस एक्सपेंडिचर करना है. व्हाट? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. आपके पास रिसोर्सेज है. रिसोर्स मतलब क्या? पैसा. इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है. रिसोर्स मतलब क्या? पैसा. अब पैसा कहां कहां खर्चा करना है साल भर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. और गवर्नमेंट बेटा सिंपल से फंडे पे काम करती है. अमीरों से छीनो, गरीबों में बांटो. मतलब टैक्सेस बढ़ाओ और सब्सिडीज भी बढ़ाओ. टैक्सेस कलेक्शन बढ़ाओ और उसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करो? सब्सिडीज में. अमीरों से खींचो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, गरीबों में बांटो इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज. गवर्नमेंट जब रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्स करती है तो बहुत सिंपल सा है. टैक्सेस बढ़ाओ किसके ऊपर? अमीरों के ऊपर. मतलब जीएसटी लग्जरी गुड्स पे कितना है? 28%. गरीबों में बांटो सब्सिडी. ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. जहां पे गवर्नमेंट जब पैसा आता है तो उसको फिर से एक बार क्या करते हैं? रीअलोकेट. क्लियर हुआ? समझा? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्लियर है? सॉर्टेड है? एक बार रीड कर लो, वहां से समझ जाएगा आपको रीअलोकेशन क्या है. रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रीअलोकेट द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक. एंड गाइस अल्टीमेटली क्या? रिसोर्स अलोकेशन का भी ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होना चाहिए किसके पास? गवर्नमेंट के पास. एंड पब्लिक का सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए. रीअलोकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज व्हाट? सोशल वेलफेयर. रीअलोकेशन का मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज व्हाट? सोशल वेलफेयर. उसमें क्या है? टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज. अब रीअलोकेशन मतलब क्या?
टैक्स या तो कम करो या तो बढ़ाओ, और उसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, सब्सिडीज के फॉर्म में, या तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो जिससे पब्लिक को डायरेक्टली बेनिफिट हो। ठीक है, अब इस साल जो बजट बनेगा, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कोविड-19 पे खर्चा किया है, तो इट इज व्हाट, रीअलोकेशन रिसोर्सेज, एंड फॉर श्योर जो फैब में बजट आएगा 2022 का, इट विल बी डेफिसिट फॉर श्योर, एंड डेफिसिट भी होगा अराउंड 6% के आसपास, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है। लास्ट ईयर वी वेंट ऑन 3.9% का फिस्कल डेफिसिट था। ठीक है, इस बार 6% के आसपास आराम से डेफिसिट होगा, बिकॉज इनकम नहीं थी बट एक्सपेंडिचर लागू था, तो 6% के आसपास डेफिसिट होगा। अब ये 6% किसका, मैं बोलूं 6% का डेफिसिट इज व्हाट, किसका 6% भाई, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में 6% का गैप होगा, समझा, समझा, ये 6% किसका, इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, अगर इनकम है 100 रुपए तो एक्सपेंडिचर कितना है 106 रुपए, तो ये 6% के गैप की बात कर रहा हूं, समझा। मैं 6% बोला, तुम लोग हाँ हाँ सर 6%, कौन सा 6%, इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप। ठीक है, तो चलो रीअलोकेशन रिसोर्सेज पर बैठा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेटा, जीडीपी की बात करते हैं। ठीक है, अब बेटा गवर्नमेंट को हमेशा लगता है कि जीडीपी फ्लक्चुएट होता है। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या, जीडीपी इंक्रीज होना चाहिए, बट किस रेट के साथ, इंक्रीजिंग रेट के साथ। बड़ा इंक्रीज तो जीडीपी होगा फॉर श्योर, बट रेट कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग। अगर बेटा मैं बात करूं मोदी सरकार के राज में 2019 के बाद से अपना जीडीपी इंक्रीज हुआ, बट किस रेट के साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ। उसके बाद कोविड आया, जीडीपी माइनस में था। ठीक है, अगर बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उससे क्या ही फर्क पड़ना है, मैं बोलूं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या मेजर चेंज आएगा अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, और इतने टाइम से मैं तुम लोगों को 1.5 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मेरे को बात बताओ कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अबे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है जीडीपी। अगर जीडीपी नहीं बढ़ रहा मतलब क्या, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है मतलब क्या, इंप्लॉयमेंट सिचुएशंस नहीं है। अगर इंप्लॉयमेंट नहीं तो मतलब क्या नहीं है आपके पास, इनकम नहीं है। इनकम नहीं तो क्या नहीं है, डिमांड नहीं है मार्केट में, एज सिंपल एज दैट। मेरे को एक बात बताओ, कोविड-19 में किसकी इनकम बढ़ी थी भाई, ऐसे सेक्टर्स थे, कुछ ही सेक्टर जिनकी इनकम बढ़ी, बाकी सबकी कम हुई, तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है क्या, नहीं। लोगों ने, रिसेशन भी हिट हुआ, इन्फ्लेशन भी हिट हुआ, एंड लोगों के घर में मंदी भी आई है, बहुत सारे लोगों में वही मंदी आई है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिन्होंने कभी जिंदगी में लोन नहीं लिया, बट आज वो लोन ले रहे हैं, बिकॉज मैं डीएलएफ में, मेरे को पता है कि कितने लोग लोन ले रहे हैं, मेरे पास ही केसेस आ रहा है। अल्टीमेटली ऐसे बहुत सारे धंधे थे जिनके पास भाई पैसा ही नहीं आज की तारीख में। अब दिवाली सर पे है, धंधों को पैसा चाहिए, रोलिंग चाहिए, बट खुद के पैसे है ही नहीं। लास्ट ईयर तक जब बिजनेस में दिवाली आती थी तो बिजनेस खुद के पैसे खर्च करता था। आज की तारीख में बिजनेसमैन का जितना कैश इन हैंड था उसने कोविड में घर पे यूज किया, बिकॉज उस टाइम पे इनकम नहीं थी ना। अब कोविड पे घर पे यूज किया है, अब जो बिजनेस में पैसा चाहिए, दिवाली पे सीजन आ रहा है, ठीक है, अब दिवाली है, गणेश उत्सव है, जितने भी कपड़े वाले हैं और जूते फुटवेयर वाले हैं, इन सब का बिजनेस उठेगा अभी दिवाली में। अब इसके लिए पैसा तो चाहिए, जब तक इन्वेंट्रीज नहीं लेके आओगे धंधा चलेगा कैसे। और उसके बाद, और जो फुटवेयर का धंधा है और जो आपका रेडीमेड का धंधा है, पूरा चलता है उधारी पे। आज मान लो पैसे 3 महीने के बाद, उधारी वाला हिसाब है 3-3 महीने का। अब जब तक होलसेलर उधारी देगा नहीं रिटेलर को, तो भाई होलसेलर कहीं ना कहीं से तो परचेस करेगा ना, उसको तो पैसा चाहिए। अब वो मार्केट से पैसा उठा रहा है और मार्केट टूटा हुआ है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या बेटा, जीडीपी। अगर जीडीपी बढ़ता रहेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, अल्टीमेटली इनकम बढ़ेगा और इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। ठीक है, अब जीडीपी का स्टेबल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी इनकम पे डिपेंड करता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को याद करो, अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसे ही कम जाएंगे तो अल्टीमेटली बेटा मैं बोलूं प्रोडक्शन ही अगर कम हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो उसके बाद वापस फ्लो में एक्सपेंडिचर भी कम है और कंजम्पशन भी कम है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज डैम इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट फोकस ऑन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, जहां जहां अब जैसे कोविड आया तो गवर्नमेंट ने, मोदी की पॉलिसी आई थी 20 लाख करोड़ हम लोग इकोनॉमी में डालेंगे। अब कब डालेंगे उनको ही पता, और उनका बोलना हम लोगों ने डाल दी बट देखे नहीं है। ठीक है, बिकॉज बेटा जो इकोनॉमी से है, इकोनॉमी से क्या हुआ था, इकोनॉमी से क्या हुआ था, लीकेज हुआ था। कोविड में लोगों ने सेविंग्स को किसमें कन्वर्ट किया, डिस सेविंग्स में। ठीक है, अब इकोनॉमी को वापस फ्लो चाहिए, फ्लो मतलब क्या, आपको इंजेक्शन करना पड़ेगा। हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था लीकेज और इंजेक्शन। लीकेज हुआ, अब क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन। तो मोदी सेट की 20 लाख करोड़ हम लोग इकोनॉमी में डालेंगे कि फ्लो वापस आए, बट वो फ्लो वापस अब तक आया ही नहीं इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी का फ्लो टूटा हुआ 2019 से, कोविड तो जस्ट रीजन।
2019 से इकोनॉमी का फ्लो टूटा हुआ जब से जीडीपी कम हुआ। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर जीडीपी कम है तो अपनी इनकम कम है, एज सिंपल एज दैट। घर पे पूछो पापा से जो एफएमसीजी में नहीं है, सिर्फ वो लोग बात करो। एफएमसीजी वालों ने पहले भी कमाया था, नितिन आज भी कमाया, बट जो पहले था बाकी के बिजनेस है उनके पास आज तक फ्लो वापस नहीं है। जो कपड़े वाले हैं, जूते वाले, उनसे पूछो आज तक फ्लो वापस ही नहीं आया, बिकॉज फ्लो टूटा हुआ है बहुत बुरा। अब नितिन लोग, ये लोग एफएमसीजी में है, फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स, किराना आया चले गया। ठीक है, हम लोग एफएमसीजी में, हल्दीराम्स दुकान पे माल रखते हैं गायब हो जाता है, एफएमसीजी फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स, तो उनका फ्लो रुका हुआ है। बट अल्टीमेटली बेटा कैसा है, आज नहीं कल अगर पूरी इकोनॉमी टूटेगी तो एफएमसीजी भी टूटेगा। पैसा नहीं तो भाई फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स भी कैसे परचेस करूंगा? चिप्स कुरकुरे ये नेसेसिटी नहीं है, छोड़ दूंगा ये भी खाना। फास्ट मूवेबल गुड्स भी छोड़ दूंगा खाना। ब्रेड एंड बटर भी नेसेसिटी नहीं है, घर पे खाना बनता है। ठीक है, तो सब किराना नेसेसिटी रह जाएगा, बाकी ऐसे बहुत सारे गुड्स है जो एफएमसीजी में आते हैं, बट उनका फ्लो भी टूटेगा, बिकॉज बेटा अल्टीमेटली पैसा नहीं है तो पूरा फ्लो टूटेगा। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या? जीडीपी बढ़ता ना चाहिए बढ़ते हुए रेट के साथ, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। क्लियर हुआ? यस बेटा, यहां से रीड करो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस द एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ फ्लक्चुएशन। ठीक है, अब बेटा फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, सच अ फ्लक्चुएशन क्रिएट्स द अनसर्टेनिटी इन इकोनॉमी। गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दिस फ्लक्चुएशन थ्रू द टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल लेके आ सकती है टैक्सेस और एक्सपेंडिचर पे। अब बेटा बहुत सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ना है इस व्हाट फ्लक्चुएशन, ये भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। अब गवर्नमेंट पेट्रोल पे टैक्सेस कम कर दे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी क्या? आ जाएगी बेटा। अगर अल्टीमेटली अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो पूरी इकोनॉमी में हर चीज का प्राइस बढ़ता है, बिकॉज हर चीज को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ठीक है, कलमना मार्केट से सब्जी जब जेरीफटका तक आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अगर वहां प्राइस ज्यादा है तो अल्टीमेटली जेरीफटका में प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, आप कभी कलमना मार्केट जाओ, वहां पे सब्जी मिलेगी 20 रुपए किलो, जेरीफटका में वो सब्जी मिलती है 80 रुपए किलो। इतना फर्क है, इतना फर्क है। उसने मैं नितिन को स्टोरी बता रहा था, हमारे जेरीफटका में एक बिया वाला है। बिया पता है क्या होता है? सिंधी को पता होता है बिया क्या होता है। और एक सब्जी बनती है, इतने बड़े बड़े डंडियां रहती, कमल डंडीस होती है, कमल के फूल की डंडी। ठीक है, अब जेरीफटका में, हमारे जेरीफटका में एक बिया वाला है, आप लोग देखोगे सुबह आता है उसे कपड़े फोल्ड करके, ऊपर से पैंट फोल्ड करके, बट यू डोंट इमेजिन उसके पास घर पे करोड़ों से पैसा है कैश में, करोड़ों से। बिकॉज वो लोग पता है रायपुर में तालाब परचेस करते हैं पूरे के पूरे। अब बिकॉज बिया कहां होता है? तालाब में ही बनता है। ठीक है, जैसे हम लोग खेत परचेस करते हैं, वो लोग तालाब परचेस है पूरा का पूरा, ये पूरा तालाब हमारा, इसमें जितना बिया का प्रोडक्शन होगा वो लोग बेचते हैं ऑल ओवर द इंडिया। और जेरीफटका में भाई साहब गणेश मंदिर के पास खड़े रहते हैं। ठीक है, उनका ठेला है, ठेले पे वो लोग स्लीव्स फोल्ड करते, नीचे से किया कार्यक्रम चालू, सुबह 8 बजे आते, रात को 8 बजे घर जाते हैं। करोड़ों से पैसा है, करोड़ों से घर पे इन कैश, बिकॉज कुछ है ही नहीं ना टैक्स वाला कार्यक्रम। ठीक है, बट ऋषभ सर मेरे को ही पता है कार्यक्रम, जब हम लोग उसकी बैलेंस शीट लेके बैठे थे तो। ठीक है, किसी को बताना मत। ठीक है, तो बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली। तो मैं बोल रहा हूं सब छोड़ो, बिया में भी बहुत पैसा है, बिया का धंधा करो। मैं नितिन को उस दिन से समझा रहा हूं, क्या कर रहे हैं हम लोग, इतनी चमक धमक है जिंदगी में। हाँ हमेशा हमारी जिंदगी में चमक धमक है, बट हमारा वो बिया वाला स्लीव्स फोल्ड करके नीचे से। और मैं, नितिन ने बोला सर स्लीव्स फोल्ड करने टाइम में अपन हाफ पैंट पहन के चलेंगे, तो वो वाला कार्यक्रम भी नहीं। इधर हम लोग ऊपर से नीचे तक फॉर्मल महंगे महंगे कपड़े और चमक धमक में जिंदगी खत्म। उधर देखो ठेले पे करोड़ों है घर पे। तो बेटा स्कोप कहीं भी जिंदगी में, स्कोप फाइंड आउट करना पड़ता है, स्कोप का है। हमारे पास दो स्टूडेंट है, फ्रूट्स वाले हैं, होटवानीस है, उनके पास भी करोड़ से छप रहा है घर पे पैसा, बट सुबह यही कलमना मार्केट जाओ, गाड़ी से माल उतारो, गाड़ी में माल भरो, बट पैसा छप रहा है घर पे, चमक धमक में कुछ नहीं है जिंदगी में। अल्टीमेटली पैसा वही है जहां इंसान ने कचरा कूड़ा करता है। कबाड़ी वाला, ठीक है, इंग्लिश में उन्होंने स्क्रैप वेंडर, उनके पास पूछो कितना पैसा है, नाम खराब है कबाड़ी वाला, बट पैसा बहुत होता है स्क्रैप वेंडर्स के पास। भाई तुम लोग पूछो कभी कोई स्क्रैप वेंडर कांटेक्ट में हो, जेरीफटका में जाओ, बहुत सारे स्क्रैप वेंडर्स हैं, इतना पैसा है कबाड़ी वालों के पास पूछो मत। कबाड़ी में खरीदते महंगे में सामान बिकता है, जब वो रिसाइकल होता है तो बहुत पैसा है। कभी सोचा रिसाइकलिंग में पैसा है? तुम लोग सोचते ही नहीं साला कुछ भी, तुम्हें लगता है बस एमबीए करेंगे, बड़ी सी जॉब मिलेगी, टाइला घूमोगे, सब चमक धमक है जिंदगी में। बैलेंस शीट पूछो कहाँ जा रही है, सिर्फ एक्सपेंस। ठीक है, तभी 2-3 काम में इन्वॉल्व रहना पड़ता है कभी कभी। चमक धमक में कुछ नहीं है, पैसा कचरे में होता है, ढूंढना पड़ता है पैसा का है। अब ये नहीं कल से कचरा पीना चालू करो।
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अबे उधर भी बहुत पैसा है, उधर भी रिसाइकलिंग का काम हो सकता है, अपन सोचते ही नहीं रिसाइकलिंग का है। उधर मैं तुमको एक वीडियो भेजा था शूज का, देखा? कभी रिसाइकलिंग पे ध्यान दो। ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ जिसका आज तक रिसाइकल नहीं है। जहां तुम लोगों ने रिसाइकलिंग ढूंढ लिया ना, जिंदगी में बहुत पैसा है। और आज की तारीख में रिन्यूएबल में भी पैसा है। अडानी को देखो, चोर था साला, ठीक है? आज अडानी के मतलब शेयर प्राइस कहां जा रहा है? जितना पैसा उसने कमाया 2 साल में साला किसी ने नहीं कमाया होगा। अंबानी ने भी नहीं कमाया जितना अडानी ने कमाया, बिकॉज अडानी पूरा रिन्यूएबल में, वो सोलार बना रहा है, ग्रीन एनर्जीज बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। हम लोग पेड़ काट रहे हैं, वो लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो बेटा रिन्यूएबल में बहुत पैसा है, कुछ सोचो जहां पे रिन्यूएबल रिसोर्स हो सकता है। सोचते ही नहीं हो। एमबीए करना है सबको, सीए करना है, काय को? 12 के बाद बीबीए करना है, नागपुर के बाद जाके क्या सीखोगे वहां पे? बस करना है कुछ तो भी, सबको करना है, क्राइस्ट जाके कुछ तो भी करना है। क्यों तो पता नहीं, बिकॉज सब लोग क्राइस्ट जा रहे हैं, हम लोग भी क्राइस्ट जाएंगे। अबे कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं होता क्राइस्ट में, ज्ञान ही नहीं देते, जो बुक में लिखा वो पढ़ाते हैं। कभी प्रैक्टिकल नॉलेज सीखो, यूट्यूब पे कुछ तो भी करो, कभी सर्च करो, गूगल पे करते ही नहीं हो। बस जो बुक में लिखा हुआ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पढ़ लेंगे, यही है। प्राइस ऊपर नीचे हुआ तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, या तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है। मैं सही बोलता हूं भाई, बुक के बाहर निकलो, बहुत दुनिया है। तुम्हारी दुनिया बुक के अंदर खत्म हो जाएगी एक दिन, पता है? हाँ, सोचते ही नहीं हो बुक के बाहर। ये तुम्हारे चक्कर में पीडीएफ पीडीएफ लेके पढ़ाना पड़ता है। मैं आज तक बुक यूज नहीं किया हूं 2 साल से, जब से पढ़ा रहा हूं। जो मेरे को आता है नोट्स पे लिखता हूं, खत्म। ये इधर का कार्यक्रम चालू हो तो मैं बुक्स पे लिख भी रहा हूं, नहीं तो सीधा मार्कर था हाथ में, सामने ट्राइपॉड था, लिखो जो आता है। बुक्स में क्या है यार, खुद को कुछ पता होना चाहिए भाई, इकोनॉमिक्स में चल क्या रहा है, बजट में चल क्या रहा है। कभी पढ़ा है बजट? गवर्नमेंट का बजट आता है, कभी चेक किया है? दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, उठाओ 2021 का बजट, समझेगा एक्सपेंडिचर कहाँ और रिसीव कहाँ। लिंक भेजता हूँ आज 2021 के बजट की, चेक करो, समझो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कहाँ किया, रिसीव कहाँ से आया, निर्मला ने कितना घपला किया। अरे भाई जिंदगी में 1% का, मेरे को बताओ, फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ, सिर्फ 1% का घपला करूंगा, सिर्फ 1% का पूरे बजट में। तुम सब भी सुखी, मैं भी सुखी, सबको बांटूंगा थोड़ा थोड़ा। सिर्फ 1% का घपला, भाई इतना करोड़ खरबों का आता है, लाख करोड़ में बजट। तुमको निकलना ही नहीं साला बुक से बाहर। कभी सोचा रिन्यूअल में क्या हो सकता है? मैं भी सोचो, तुम भी सोचो थोड़ा, मेरे को बता, करेंगे साथ में मिलके। सोचना ही नहीं, बस क्राइस्ट में बीबीए में एडमिशन चाहिए, और नागपुर के बाद कहीं तो भी पुणे में एडमिशन क्यों चाहिए? सर नागपुर में घर वाले घूमने नहीं देते, बाहर जाएंगे तो घूमने को मिलेगा। मास कम्युनिकेशन करना, भाई क्यों करना है मास कम्युनिकेशन? बाय अमन, क्यों करना है मास कम्युनिकेशन? पता नहीं, बोले सर घूमना है दिल्ली में, बढ़िया मजा आएगा। मैं बोलूंगी आज की ताजा खबर, और खत्म करेंगे। 1 महीने तक अभी दिखाएंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला क्यों मरा। क्या करोगे मास कम्युनिकेशन में? धंधा ही नहीं है, पैसा कमाओ ना। मास कम्युनिकेशन में पैसा ही नहीं है। 50-60 हजार कमाओगे महीने का सिर्फ, और 4-5 साल के बाद वो भी कोई मैटर नहीं करता, इन्फ्लेशन इतना इकोनॉमी में। 4 साल के बाद 50,000 इज इक्वल टू 20,000, खर्चे नहीं निकलेंगे खुद के। मैं 3 साल पहले जेट में जॉब छोड़ के आया था 60,000 का। मेरे को पता है इन्फ्लेशन 3 साल के बाद भी 60-70 हजार में मिलते हैं, इन्फ्लेशन इतना है कि विच इज इक्वल टू 20 और 30,000 रुपए। सोचो यार, क्या करो, 12th में आकर 18 साल के ढगे हो रहे हो, 17 साल के 18 साल की, इतनी उम्र मैंने कमाना चालू कर दिया था। सोच ही रहे बस 12 खत्म होगा कुछ तो भी करेंगे। अब क्या ही हो जाएगा 12 खत्म होके? सर 12 के बाद करेंगे कुछ तो भी। अबे 12 खत्म हो जाएगा एक दिन, 12th भी हो जाएगा, फर्स्ट ईयर हो जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी, और सोचते हो बस सर ये खत्म हो जाए तो इसके बाद स्टेप लूंगा। अबे टेक अ स्मॉल स्टेप, बट चेंज तो करो। रोज सुबह गौर गोपाल दास भेजता हूँ, क्यों भेजता हूँ? बस तुम लोग ऐसे टैप टैप रिप्लाई करके छोड़ दोगे, टैप टैप लाइक और छोटा रिप्लाई तो करो। इतनी मेहनत करता हूं मैं सुबह उठ के, इतने सारे लोगों को भेजता हूं। डबल टैप लीव, क्या ही करना भाई, रोज सुबह भेजते, अब तो बोर हो गए। और कुछ लोग तो, हाँ भाई मेरे को ऐसा लगता है कुछ लोग तो पढ़ते भी नहीं होंगे आजकल, हाँ रोज सुबह भेजते टैप टैप छोड़। मैं टाइम निकालता हूँ भाई रोज सुबह, जैसे ही जिम से घर पहुंचता हूँ, बाद में नहाता हूँ, पहले गौर गोपाल दास सर्च करता हूँ, हमारी फीड से मेरा मिस हो जाए, मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ आज नया क्या डाला है, रीड करता हूँ, मेरे को समझता है, फिर मैं तुम लोगों को भेजता हूँ। मैं मेरे को तो एक्सप्लेनेशन आया, अब मैं एक एक्सप्लेनेशन मांगती हूँ मैं से रोज उसका, तो पहले समझ लेता हूँ, आगे 2-4 एग्जाम्पल सोच लेता हूँ, फिर टैप टैप करके भेजता हूँ, और तुम लोग टैप टैप करके छोड़ देते हो। भाई इतना मोटिवेशन रहता है उसमें, कुछ तो सीखो। मार्केटिंग माइंड का इतना नॉलेज भेजता हूँ, क्या चल रहा है दुनिया में, वो भी छोड़ दोगी टैप टैप करके। कहीं पूछा ऐसा क्यों हुआ? बस सर आपने भेजा, अच्छा ही होगा।
अबे भरोसा है उस पे तो भरोसा, खुद पे तो कर। कितना करोगे मेरे पे भरोसा? कुछ करना ही नहीं था तुमको जिंदगी में, पता है? कुछ सोचा है ना तुम लोगों ने? कुछ नहीं, सिर्फ 12th खत्म होने का इंतजार चालू है। उसमें भी तुम्हारी उम्मीदें हैं कि एग्जाम ना हो। अबे बर्बाद हो तुम लोग, अगर एग्जाम नहीं हो तुम लोग बर्बाद हो, पता है लिटरली। इन केस तुम्हारी एग्जाम नहीं होती है तुम लोग बहुत बर्बाद हो, पता है? कोई गिनेगा नहीं तुमको। एचडीएफसी ने रूल निकाल दिया है कि 2021 स्टूडेंट प्लीज डोंट अप्लाई। एचडीएफसी ने न्यूज़पेपर में डाला है जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए 2021 के और पोस्ट ग्रेजुएट 2021 के, अप्लाई मत करना। एचडीएफसी ने बोल दिया, न्यूज़पेपर में आया था, भेजता हूं न्यूज़पेपर। भाई बैंक्स जॉब ऑफर नहीं कर रहे ऑनलाइन। आप लोगों ने बैलेंस शीट टैली किया, क्या समझेगा आपको? किसी को भी लोन दे उठोगे नीरव मोदी, और कितने नीरव मोदी होंगे हमको भी नहीं पता। फिर उसके बाद ऑनलाइन सारा लोग डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, मेरे को पता नहीं कि मेरा हमारा फ्यूचर क्या होगा। मैं इसलिए सोचता हूँ खुद को फिट रखूं, इसके बाद जितने भी डॉक्टर से सब ऑनलाइन पैदा हुए। जाऊंगा सर्दी के लिए, कुछ और दे देगा कार्यक्रम भारी। मैं इसलिए सोचता हूँ कुछ भी करूंगा डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, सारे ऑनलाइन वाले डॉक्टर्स है। कैसा होगा हमेशा सोचना पड़ेगा अपन को कुछ। बस जॉब चाहिए, कौन देगा तुम लोगों को जॉब? क्या आता है तुम लोगों को? और क्या ही आ जाएगा 3 साल के बाद बुक्स पढ़ के? बस सर मैं बीबीए खत्म करके किसी से जॉब मांग लूंगा। अबे कोई नहीं देगा, टाई लगा के जॉब नहीं मिलती। एक आध दो लोग क्लास में से अपना धंधा चालू करो, इन सबको जॉब देना बेचारों गरीबों को करना ही नहीं है। बस सर कुछ अच्छा कोर्स बताओ, ये करके हमको जॉब मिल जाए अच्छी वाली। अबे कंपनी में ऑलरेडी रिसेशन चालू है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे, आपको जॉब देगी कैसे? रिसेशन तो सबके लिए है ना यार। समझता ही नहीं तुमको, बस जॉब चाहिए। धंधो खाने मानू भाई, धंधा है ही नहीं तो जॉब कहां से तू? मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने 12th खत्म किया, जॉब सबको बोलो डीएलएफ में बैठो, दूंगा सबको थोड़ा थोड़ा। चलो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल होना चाहिए। इधर मेरी स्टेबिलिटी भंग हो गई। नेक्स्ट उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या है? अरे सुनो यार, इधर ही स्टेबिलिटी नहीं है। 5 मिनट शांत नहीं रह सकते साले तुम लोग। शांत क्या है, ये तुम्हारे लिए ज्ञान रोज देता है, जब इसका मन पड़ता है तब चालू हो जाता है। खुद ही मन पड़ेगा आ जाएगा वापस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, क्या ही करना। ये तो ऐसा ही सोचती है। जान दे भाई, फिर चालू किया यार, फिर 10 मिनट गए हमारे। ये भी 10 मिनट का एक्सटेंड नहीं साला। और ऐसे बहुत लोग जो अंदर से गाली दे रहे हो, गिर जाएगा अभी तू बाहर जाके। तू ऐसा ही करता है हमेशा, 10-10 मिनट का चालू हो जाता है बीच बीच में। हमेशा गाली मत देना, घर वाले बहुत प्यार करते हैं मेरे से। एक क्यों मैं घर वालों को, ठीक है वो भी अच्छा हूं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ, अबे योग पहली बार आया है, थोड़ा रहा ना क्लास में अच्छे से। सब लोग देख रहे हो पलट के, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब गवर्नमेंट बजट बनाती है किसके लिए? पब्लिक इंटरप्राइजेस। और आता पब्लिक इंटरप्राइजेस विच आर ओन बाय द पब्लिक, ठीक है। अब गवर्नमेंट सोचती है कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेस में प्रॉफिट हो रहा कि लॉस, अगर प्रॉफिट हो रहा तो अपने पास रखो, लॉस हो रहा तो बेच दो। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ये 2021 के बजट में सोचा था कि एयर इंडिया बेचेंगे, बट कोई खरीद ही नहीं रहा, ठीक है। टाटा मोटर्स ने बिड किया हुआ है, इच्छा नहीं टाटा मोटर्स की भी, उतना गंदा बिड किया हुआ है। गवर्नमेंट ने बोला हमको 56,000 करोड़ रुपीस लग रहा, ठीक है। 56,000 करोड़ में एयर इंडिया बिक रहा है, जिसको परचेज करो तुम लोग भी बिड कर सकते हो। अरे बिड फ्री है, ठीक है। अभी 56 लाख होता मैं तो भी एक बार सोचता। इन्होंने करोड़ की बात कर दी है तो मैंने थोड़ा सोचा है 10-12 साल की बात करते। 56,000 उसके बाद करोड़, 56 करोड़ का भी हिसाब नहीं है। 1000 पहले थाउजेंड्स की जीरो लगाओ, फिर करोड़ की जीरो लगाओ, ठीक है। तो 56,000 करोड़ का इधर है अपना एयर इंडिया। एंड बीपीसीएल एचपीसीएल भी बिक रहा है, भारत पेट्रोल पंप कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन पेट्रोल पंप कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। बीपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोल पंप कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो भी बिक रहा है। चाहो तो वो भी खरीद सकते हो। उसका मात्र वो मांग रही है 36,000 करोड़ मात्र। पहले 36,000, फिर उसके बाद करोड़ का हिसाब।
ठीक है चलो तो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज स्पेशली व्हिच आर established and managed by the social welfare of the public budget is prepared with the objective of making this provisions for managing the enterprise and providing the financial help. अब इंडियन रेलवे हर साल गवर्नमेंट इंडियन रेलवे में जेब से पैसा डालती है उसको सिर्फ चलाने के लिए बिकॉज हर साल इंडियन रेलवे लॉस में इस साल 1600 करोड़ के लॉस में 16 करोड़ नहीं 1600 करोड़ के लॉस में इंडियन रेलवे 1600 करोड़ का लॉस बिकॉज इस साल सब कुछ चालू था रेलवे छोड़ के तो 1600 करोड़ का लॉस है इस साल गवर्नमेंट क्या करेगी अपनी इनकम में से 1600 करोड़ वापस किसमें डालना पड़ेगा इंडियन रेलवेज में बिकॉज सोशल वेलफेयर के लिए चलाते हैं ठीक है तो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी ध्यान देना व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज इन जीडीपी एक बार पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज द सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी ठीक है अब गाइस रियल जीडीपी क्या होता है रियल जीडीपी क्या होता है असली बेटा बस एक हफ्ता दे बाहर ग्लासेस लग चुके हैं पार्टीशन खोलूंगा कूद जाना यार ठीक है चलो अब उसके बाद रियल जीडीपी अब गाइस दो टाइप्स की जीडीपी होता है आपका रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ठीक है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ठीक है अब गाइस मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 1000 गुड्स प्रोड्यूस हुए थे जिनका प्राइस था 10 रुपए तो जीडीपी कितना इकोनॉमी का अबे 10,000 ठीक है लास्ट ईयर 1000 गुड्स प्रोड्यूस हुए थे जिसका प्राइस था 10 रुपए तो जीडीपी कितना 10,000 ठीक है 10,000 अब मैं बोल रहा हूं इस साल भी 1000 गुड्स प्रोड्यूस हुए और इसका प्राइस हो गया 15 रुपए तो जीडीपी कितना 15,000 जीडीपी बढ़ा क्या हाउ बढ़ा बट कौन सा नॉमिनल जीडीपी जो किसकी वजह से बढ़ा सिर्फ प्राइस की वजह से एक्चुअल में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ क्या बेटा जीडीपी इंक्रीज होना मतलब क्या प्रोडक्शन इंक्रीज होना अब रियल जीडीपी क्या होता है मैं बोल रहा हूं इस साल 2000 यूनिट प्रोड्यूस हुई कितने पे 10 रुपए के प्राइस पे अब जीडीपी कितना हुआ 20,000 गाइस दिस इज नोन एज रियल जीडीपी ठीक है तो गवर्नमेंट बोलती है भाई रियल जीडीपी बढ़ना चाहिए बिकॉज अगर बेटा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ठीक है कल भी 1000 कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे तो 4 लोग रिक्वायर्ड थे आज भी 1000 प्रोड्यूस करेंगे तो 4 लोग रिक्वायर्ड है अब बेटा 2000 करेंगे तो ही तो 8 लोग रिक्वायर्ड होंगे तो ही तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कंट्री में समझ रहे हो तो गवर्नमेंट का फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या इंक्रीज इन रियल जीडीपी नॉट इन अ नॉमिनल जीडीपी समझा क्या यार टू टाइप्स ऑफ जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट किया तो नॉर्मल जीडीपी कौन सा जीडीपी नॉमिनल जीडीपी अगर बेस पे कैलकुलेट किया तो रियल जीडीपी करंट ईयर प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं तो कौन सा जीडीपी नॉमिनल और बेस पे किया तो रियल समझा क्या करंट प्राइस पे किया तो नॉमिनल बेस पे किया तो रियल तो दो टाइप की जीडीपी है रियल और नॉमिनल अरे ऑनलाइन वालों की क्लास चालू है कि नहीं चालू है पता नहीं हाँ बेस कुछ भी रियल में ही जाएगा ठीक है उसके बाद रियल जीडीपी भाग गया क्या भाई 140 उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ और रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज और रीजनल डिस्पैरिटी बेटा अब देखो हमारा नागपुर बढ़ता जा रहा है ठीक है नागपुर विल बी रिगार्डेड एज अ स्मार्ट सिटी विदाउट स्मार्ट पीपल रीजनल डिस्पैरिटीज नागपुर विल बी रिगार्डेड एज अ स्मार्ट सिटी विदाउट स्मार्ट पीपल ठीक है ये क्या रीजनल डिस्पैरिटीज है एक जगह को बढ़ाते जा रहे हो और बाजू में देखो कस्बा देखो हमारे नागपुर को थोड़ा सा आगे जाओ कोराडी पहुंचो सिर्फ गांव गांव दिखेगा आपको नागपुर से थोड़ा सा कोराडी तक पहुंचे गांव है रीजनल डिस्पैरिटीज तुम लोग शहर को बढ़ाते जा रहे हो पिलर पे पेंटिंग करो पता नहीं क्यों भाई कोराडी में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करो रीजनल डिस्पैरिटीज ठीक है अल्टीमेटली गवर्नमेंट चाहती है कि रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म हो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास पैसा पहुंचे और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी डेवलप्ड हो पाए ठीक है अब गवर्नमेंट इतनी अच्छी है हमारी कि भाई नागपुर में हर जगह पिलर्स बना लिए रोड बना लिए उसको पेंट भी कर रहे हो बट बाजू में कोराडी भी तो है भाई 4 किलोमीटर दूर पे मानकापुर क्रॉस को थोड़ा आगे बढ़ो कोराडी चालू होता है भाई वहां पे झोपड़ियां हैं सिर्फ कुछ है ही नहीं रीजनल डिस्पैरिटी सो भाई इसको भी कम करना विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट क्लियर हुआ क्या आगे बढ़ते हैं
बदतमीज हो यार तुम लोग। मैं चाहता हूं तुम लोग पढ़ो और जिंदगी में कुछ करो। मैं छोटी क्लास में ज्ञान बढ़ा देता हूँ ना। आई फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी।